स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आपके बीच फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बारे में बताएंगे, प्रकृति में मूल बलों के बारे में बताएंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, कॉपी कलम लेकर बैठें ताकि दी गई जानकारी आप नोट कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति में मूल बल। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमको फिजिक्स समझने के लिए। तो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, ये जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए इससे पहले की भी और कुछ टॉपिक्स हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसको हमने पार्ट 1 में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को जानने से पहले हम एक छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं, और उस डिस्कस में हम सबसे पहले फोर्स को रखते हैं। ये फोर्स क्या है, बल क्या है। सपोज दैट आपको बल की कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरी नहीं पता है, आपको पहचानना है, पहचान के अकॉर्डिंग आपको समझना है, अरे हाँ यही बल है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आपके पास एक बुक है, वो टेबल पर पड़ी हुई है, रखी हुई है, आप उसको उठाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, उसको पकड़ेंगे और उसके बाद उसको उठाएंगे। तो आपने पकड़ा और उठाया, तो ये परिवर्तन आप देखिए, ध्यान दीजिए। पहले बुक कहाँ थी, टेबल पर, अब आपके हाथ में है, आपने उठा रखा है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। अब ये परिवर्तन किसके कारण हुआ, यदि इस पर विचार किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यही फोर्स है। जो परिवर्तन ले आ रहा है वही क्या है, फोर्स है। तो डिफिनीशन बन सकती है अब क्या है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था या वर्तमान अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो आई होप आपको फोर्स समझ में आ गया होगा। अब एक बात और हम आपको बताएं कि ये जो फिजिक्स है, भौतिकी है, इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन उन सभी ब्रांच को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जो कि हम आपको बता रखे हैं। चलिए एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। उनमें से पहली ब्रांच को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक और दूसरे को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। इसको कहते हैं स्थूल, और ये है क्या, सूक्ष्म। और एक बात हमने ये भी बताया था या बताया है कि व्याख्या के आधार पर इसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और इसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे लाइफ में डेली बहुत से बलों का अनुभव किया जाता है। तो कौन कौन से बल, किस प्रकार के बल स्थूल के अंतर्गत आते हैं, मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन से बल माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आते हैं, पहले हम इनको देखते हैं। तो हमने बताया कि लाइफ में पर डे, प्रतिदिन हम बहुत से बलों का अनुभव करते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, 2 वस्तुओं के स्पर्शी तलों के बीच लगने वाला बल होता है
जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और मोशन में होती हैं तो उनके स्पर्शी तलों के बीच जो बल लगता है गति का विरोध करता है, उनके मोशन का विरोध करता है, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, श्यान बल, विस्कस फोर्स और इसके साथ मैग्नेट के द्वारा लगने वाला बल, बड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल और मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल। तो इस प्रकार के जो भी बल होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ सूक्ष्म बलों का भी अनुभव किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल, और क्या नाम है कि आवेशित सूक्ष्म वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। और रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान एक विशेष प्रकार का क्षीण बल कार्य करता है, वो भी माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के जो बल हैं ये माइक्रोस्कोपिक में पढ़े जाते हैं, और जो बड़े पैमाने पर होते हैं जिनकी क्वांटिटी, मात्रा अधिक होती है, वो मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। लेकिन साइंस में इन सभी बलों के लिए, ये जो ढेर सारे बल होते हैं, इनके लिए केवल 4 मुख्य बल माने गए हैं, मूल बल माने गए हैं। वो 4 मूल बल कौन कौन से हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं। द फोर फंडामेंटल force of nature. The 4 fundamental force of nature. पॉइंट नंबर 1, मतलब जो पहला फोर्स है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और एक और है आपका तीसरा, जो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और लास्ट है हमारा फोर्थ जो है, उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्षीण नाभिकीय बल। तो ये रहे हमारे 4 फंडामेंटल्स फोर्स, जिसमें पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इसमें बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चारों पता चल गया होगा, मतलब कि जो फंडामेंटल फोर्स हैं वो 4 हैं और ये चारों आपके सामने हैं। इनको आप याद रखिए, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉइंट नंबर 1 है
ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान दीजिए, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये मानिए ना कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता है। ना आज तक हमने इसकी कोई थ्योरी देखी है, ना कोई रूल देखा है, ना कोई किसी के बारे में सुना है। हम एकदम समझ के इसको जीरो लेवल से देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने आप को इसके लिए एक कारक मान के समझिए। प्राचीन समय से देखा जा रहा है कि किसी वस्तु को यदि हम ऊपर की ओर फेंकें तो कुछ समय बाद वो नीचे आ जाती है। और इसी प्रकार से पेड़ से टूटी हुई टहनी, पेड़ से टूटे हुए फल या पेड़ से टूटे हुए पत्ते जमीन पर आके गिरते हैं। बारिश के समय में बारिश की बूंदों का जमीन पर गिरना, नीचे की ओर आना, नदियों में जाना, उसके बाद नदियों का बहते हुए समुद्र में चला जाना, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि ये परिवर्तन ही तो है। भाई, हमने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया, अब वो नीचे की ओर फिर आ गई, तो हमको परिवर्तन समझ में आ रहा है, चेंजिंग है। अब क्या है कि टहनी टूटी जमीन पर ही क्यों आई? ऊपर भी तो स्पेस है, ऊपर क्यों नहीं गई? बारिश की बूंदें नीचे क्यों आ रही हैं? ढलान की ओर ही क्यों ऐसा होता है कि पानी खिसकते हुए जा रहा है? ऐसी सारी बातें अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गूढ़ रहस्य समझ में आता है। एक चीज हम आपको और बताएं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि वो ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। अभी आपने क्या देखा कि मिला हमें क्या कि यहाँ हमने देखा कि वस्तुएं नीचे की ओर आ रही हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि हम मानेंगे या हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे धुएं का ऊपर की ओर चढ़ना, आपने देखा होगा। हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बलून ऊपर की ओर जाता है, हीलियम गैस का बलून ऊपर की ओर जाता है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नीचे ना आकर ऊपर जा रही हैं। तो ये सब क्या है? इन सब के पीछे क्या है? कुछ चीजें नीचे आ रही हैं और ऊपर भी कुछ चीजें जा रही हैं। लेकिन फंडामेंटल लेवल पर यदि देखा जाए तो यहाँ भी वही प्रोसेस हमको मिलता है। कैसा प्रोसेस? जैसा आपने देखा कि कुछ वस्तुएं नीचे आ रही हैं, तो जैसा कि नीचे आने के केस में हमको मिल रहा है, वैसा ही केस हमको कहीं न कहीं ऊपर में भी मिलता है। आपके दिमाग में तो ये प्रश्न आ ही सकता है कि सर, आप बता रहे हैं कि वस्तुएं नीचे की ओर ही आती हैं, लेकिन हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जो ऊपर की ओर भी जाती हैं, है ना? जैसे हमने एग्जाम्पल्स बताया, धुएं का ऊपर की ओर जाना, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बलून और हीलियम गैस से भरा हुआ बलून, इत्यादि प्रकार की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऊपर की ओर हमको जाती हुई दिखाई देती हैं। तो अगर हम यहाँ समझें तो धुएं के लिए, धुएं के केस में धुएं के अगल बगल बहुत से गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जो धुआं ऊपर की ओर जा रहा है, धुएं के अगल बगल गैस के बहुत से मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि नीचे आने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। अब यहाँ समझिए इसका मतलब क्या है। भाई, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि चीजें नीचे आ रही हैं, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के छोटे छोटे कण हैं, वो भी तो नीचे की ओर आने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। जो परिवर्तन आपको दिख रहा है, तो परिवर्तन तो फोर्स को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो जो पेड़ से टूटा हुआ फल नीचे गिरा या टहनी नीचे गिरी, उस पर फोर्स ही तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है। तो ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स पर भी तो फोर्स लग रहा होगा। अगर फोर्स लग रहा होगा तो वो भी तो नीचे उसको खींच रहा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि धुएं के चारों तरफ
ढेर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नीचे की ओर आने के लिए प्रेरित किए जाते हैं, नीचे की ओर खींचे जाते हैं। परंतु धुएं के अलग अलग धुएं के अगल बगल के जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस धुएं के मॉलिक्यूल्स के एक अपेक्षा अधिक मॉसिव होते हैं। मतलब उनका जो द्रव्यमान होता है, किनका, गैस मॉलिक्यूल्स का, वो धुएं के मॉलिक्यूल्स के द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है, जिसके कारण गैस मॉलिक्यूल्स की नीचे की ओर आने की टेंडेंसी, नीचे की ओर आने की प्रवृत्ति धुएं के मॉलिक्यूल्स की नीचे की ओर आने की टेंडेंसी की अपेक्षा अधिक होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो धुएं के चारों तरफ के गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिक मैसिव होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है, उनका जो भार होता है वो कहीं ना कहीं धुएं के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। तो अगर उनका द्रव्यमान ज़्यादा है तो नीचे आने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो धुएं के कणों की टेंडेंसी से अधिक होती है। तो अब होता ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स धुएं के मॉलिक्यूल्स के स्थान को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, कब्जा कर लेते हैं। और होता ये है कि धुआं ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ने लगता है। तो हमने क्या बताया, हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि धुआं जो है वो ऊपर की ओर हमको जाता हुआ दिखाई देता है। हम रीजन जानना चाहते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि धुएं के अगल बगल ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका द्रव्यमान, जिनका मास धुएं के मास से अधिक होता है, धुएं के मॉलिक्यूल्स से अधिक होता है। तो उनकी टेंडेंसी भी अधिक होती है, प्रवृत्ति भी अधिक होती है नीचे की ओर आने की। अब अगर ऐसी बात है तो वो नीचे की ओर आने लगते हैं और क्या करते हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये धुएं के मॉलिक्यूल्स की जगह जो होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको कब्जा कर लेते हैं। और जब कब्जा कर लेते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि धुएं के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हट जाते हैं अपनी जगह से। और हटने के बाद कहाँ जाएंगे, वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहां अपने आप को वेटर फील करेंगे या जहां पर उनको दबाव कम मिलेगा। तो दबाव कम मिलने की बात कही जाए तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते रहते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर दबाव क्या होता है, कम होता है। तो अगर ये समझ में आपको आया तो इन्हीं सभी घटनाओं पर आधारित वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में एक विशेष प्रकार के बल, एक विशेष प्रकार के फोर्स के बारे में बताया। दुनिया को एक विशेष प्रकार के बल के बारे में बताया। अब वो बल क्या था, उनका कहना ये था कि ये जो पेड़ से टूटे हुए फल जमीन पर गिर रहे हैं या किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके वो नीचे आ रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि उसके ऊपर बल लगता है और वो बल पृथ्वी के द्वारा लगता है। पृथ्वी उनको खींचती है। और उन्होंने बताया कि ये बल ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है, संसार में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है। और इस प्रकार लगने वाले बल को वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, गुरुत्वाकर्षण बल बताया। और गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वैज्ञानिक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल बताया कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच एक विशेष प्रकार का बल लगता है जो सदैव अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो है क्या।
तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि वर्ल्ड में, संसार में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। मतलब कि हमने न्यूटन के अनुसार हम मानते हैं कि हमारे पास दो मास हैं, एक मास m1 है और एक मास m2 है, और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। सपोज दैट डिस्टेंस r है। अब अगर इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो क्या है कि m1 को m2 खींचता है अपनी ओर और m2 को m1 खींचता है अपनी ओर, और इनमें जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो प्रभावी होगा और जिनका द्रव्यमान कम होगा वो प्रभावी नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने मान लिया m1 और m2 दो द्रव्यमान हैं जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बन गया दो इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड अगर मान लिया जाए और इनको आपस में मिला दिया जाए तो हम पाते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया एक संबंध। अब इसको और सिंपल अगर किया जाए तो ये F इक्वल टू स्मॉल के, ये कांस्टेंट है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए, पहले जब इस नियम का प्रतिपादन हुआ था तो यहाँ पर न्यूटन के अनुसार स्मॉल के लिया गया था। ये ग्रेविटेशनल क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक माना गया था, जिसकी वैल्यू 1 मानी गई थी। लेकिन बाद में गणनाएं बहुत ही डिफिकल्ट मिलती थी, बहुत ही अलग मिलती थी, इसलिए बाद में रिसर्च के बाद के का एक नया रूप मिला था और वो लिखा जाता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय रूप, जहां जी को क्या कहते हैं? जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको? कैपिटल जी को। तो इसकी एक वैल्यू होती है जो ऑलवर्ड में एक ही रहती है, और इसकी वैल्यू देखिएगा, कैपिटल जी इक्वल टू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आई होप आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वैज्ञानिक न्यूटन के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के आधार पर हम दो अलग अलग द्रव्यमान के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ज्ञात कर सकते हैं, तब जब उनके मास पता हो और उनके बीच के डिस्टेंस पता हो। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। हमने फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, जो आपको 4 फंडामेंटल्स फोर्स बताए गए हैं, इसमें से एक आपको बता दिया। इसके बाद 3 और बचे हैं। तो आज के सेशन में हम आपको बस इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको अगले फंडामेंटल्स फोर्स बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कहना चाहते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।